नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारी चर्चा का विषय होने वाला है वो में सेकंड सेमेस्टर के भूगोल के पेपर नंबर 3 के ऊपर होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं। पेपर नंबर 3 का नाम है इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। हिंदी में नाम जाने तो कहेंगे पर्यावरणीय भूगोल। ठीक है, आप जिस भी किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो एम ए, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस के अंदर जो है ये पेपर नंबर 3 का नाम है। आप हो सकता है अदर किसी यूनिवर्सिटी से अगर आप एमए कर रहे हो तो आप क्या कीजिएगा कि उस यूनिवर्सिटी का जो है सिलेबस उठा लीजिएगा और ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 3 का नाम इन्वायरमेंटल जियोग्राफी है कि नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो चेक कर लीजिएगा कहीं पेपर नंबर 2 और कहीं पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप चेक करके रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज हमने जो है मेरे प्यारे दोस्त आपके लिए मॉडल पेपर तैयार कर रखा है जो आपकी परीक्षा 2023 में होने वाली है, क्योंकि अवध यूनिवर्सिटी ने जो है अपनी परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। 8 तारीख से परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं, तो आप अपनी आराम से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन जो है आपको एक मॉडल पेपर इसलिए बना के दे रहा हूँ कि मोटी मोटा आपको जानकारी हो सके पेपर किस प्रकार से आएगा, क्या क्या पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने को कौन से क्वेश्चंस पे कितने नंबर मिलने वाले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आराम से मोटी मोटा जानकारी मिल जाती है। ठीक है, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आपको पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है और जो अधिकतम अंक आपको मिलने होते हैं वो 75 नंबर यहाँ पे मिलने होते हैं। ठीक है, चलिए बात करें मेरे प्यारे दोस्त। पूरे प्रश्न पत्र को 3 खंडों में बांट दिया जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। ठीक है, खंड आ के बारे में बात करें तो खंड आ को हम अति लघुत्तरीय प्रश्न के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो अति लघुत्तरीय प्रश्न के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको सभी प्रश्न करने रहते हैं। प्रत्येक प्रश्नों का जवाब आपको 50 शब्दों में देना रहता है। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहता है और जब आप 10 के 10 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। जब आप 10 के 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये आपका जो है कितने नंबर का हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त? 30 नंबर का हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। पहले का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है पर्यावरण के बारे में। तो पहले मेरे प्यारे दोस्त आप पर्यावरण के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त? कि वह सभी बाहरी परिस्थितियाँ एवं तथ्य जिनका संबंध जो है किससे होता है? मानव और उसके जीवन के क्रियाकलापों से है। ठीक है, सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप पर्यावरण के बारे में बता सकते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण के परिभाषा के बारे में। तो पर्यावरण की परिभाषा भी आप 2 कम से कम तो दे ही दीजिए। उसमें से पहली जो है आप लिख दीजिएगा कि फिटिंग महोदय ने लिखा है पर्यावरण के बारे में। क्या लिखा है? कि जीवों के पारिस्थितिकी, क्या मेरे प्यारे दोस्त? जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, अर्थात जीवन की परिस्थितिकी के समस्त तथ्य मिलकर वातावरण कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके कौन कहते हैं? तो ये आपके फिटिंग महोदय जी कहते हैं। ठीक है, दूसरे आपके आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त कौन से? टॉसले महोदय। उन्होंने बताया है, क्या बताया है? कि प्रभावकारी रसाओं का वह महत्वपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वातावरण या फिर पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पर्यावरण के बारे में बता पाएंगे। आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी आराम से। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर, पहले का दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि परिस्थितिकी संतुलन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। केवल परिस्थितिकी लिख के छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे परिस्थितिकी संतुलन के बारे में पूछा गया है। या अगर मान लीजिए परिस्थितिकी के बारे में ही आप जानना चाहते हैं, परिस्थितिकी संतुलन थोड़ा अलग हो जाता है और परिस्थितिकी अलग हो जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि परिस्थितिकी जो है मेरे प्यारे दोस्त इकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। किसका है? इकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। बात करें इकोलॉजी जो है वो यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला कौन सा है? ओइकोस। ठीक है, ओइकस, और दूसरा आपका लोगस से मिलकर बना है। इसमें से ओइकस का शाब्दिक अर्थ होता है निवास या फिर स्थान। ठीक है, निवास स्थान होता है। दूसरी बात करें, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, तो जिस प्रकार की व्युत्पत्ति के आधार पर परिस्थितिकी को स्पष्ट किया जा सकता है कि जीवों के उन्हीं, क्या मेरे प्यारे दोस्त? जीवों का उन्हीं के निवास स्थानों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आपका परिस्थितिकी कहलाता है। तो कोई भी जीव हो, अगर उसके आप क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त? जहाँ पर वो रह रहे हो, जहाँ पर उनका निवास स्थान हो, जब आप उसका अध्ययन करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो वही आपका क्या कहलाता है? परिस्थितिकी कहलाता है। एक परिभाषा भी आप लिख दीजिए कि परिस्थितिकी के बारे में हैकल महोदय ने लिखा है। क्या लिखा है? कि परिस्थितिकी वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, ये आपके कौन कहते हैं? हैकल महोदय जी कहते हैं। तो आई होप आपका परिस्थितिकी वाला भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मृदा अपरदन के बारे में यहाँ पे बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि
क्या मेरे प्यारे दोस्त कि प्रकृति की शक्तियों द्वारा मृदा का इतनी तेजी से निष्कासित किया जाना ही विभिन्न मृदा चरने वाली प्रक्रियाएं उनकी पूर्ति ना कर पाएं मृदा अपरदन कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि जो मृदा आप देख रहे हैं इतनी तेजी से निष्कासित का मतलब हुआ निकल रहा है, ठीक है। कहीं बारिश की वजह से निकल रहा है, कहीं पहाड़ आपने तोड़ रखा है उसके वजह से निकल रहा है, जुताई कर रखी है और आपने मेड़ नहीं बना रखा है, तो क्या होता है वो जो है पानी के साथ में मिट्टियाँ जो है क्या होती जाती हैं, बहती जाती हैं, उसी को हम मृदा अपरदन कह देते हैं। दूसरे शब्दों में आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि मृदा अपरदन का तात्पर्य जल एवं वायु द्वारा मृदा के विनाश, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मृदा के विनाश एवं क्षरण से होता है, ठीक है। आप यहाँ पे बता सकते हैं मृदा एक सेंटीमीटर परत जो 200 से 300 वर्षों के लंबे समय में बनती है, वह भारी वर्षा या मेरे प्यारे दोस्त भारी वर्षा या धूल भरे तूफान द्वारा कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाती है। मतलब बता रहे हैं 1 सेंटीमीटर की जो मृदा की परत बनती है मेरे प्यारे दोस्त, उसको बनने में लगभग 200 से 300 वर्ष का लंबा समय लग जाता है। लेकिन भारी बारिश होने के कारण या धूल भरे तूफान के कारण देखें तो उसको नष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, थोड़े से समय में उसको नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे मृदा अपरदन के बारे में बता पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर आपसे पूछा गया है, नमामि गंगे योजना के बारे में आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। आगे आप लिखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी की सफाई के बजट को 4 गुना करते हुए वर्ष 2019 से 20 तक की नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना की मंजूरी दे दी है, ठीक है। मतलब बता रहे हैं गंगा जी को साफ करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए जो है वो 2019 और 20 में पेश किया गया था उसकी सफाई के लिए, तो वो जो है पास हो गया है। और यहाँ पे बताते हैं और इसे 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एक केंद्रीय योजना का रूप दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है मेरे प्यारे दोस्त नमामि गंगे के बारे में लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे कि नमामि गंगे एक प्रकार की योजना है, नमामि गंगे योजना, और इसमें भारत सरकार ने जो है क्या किया था मेरे प्यारे दोस्त, भारत सरकार ने केंद्रीय जो सरकार है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसने जो है एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें ये बताया गया था कि नदी को जो है गंगा नदी की साफ सफाई करवाना चाहते हैं, उसके लिए जो है 20,000 करोड़ रुपए जो है पास करवाए गए थे, कब 2019 से 20 के बीच में, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आप यहाँ पे बता सकते हैं। बात करें इसमें अगर थोड़ा और भी जोड़ के लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि शुरुआती स्तर की गतिविधियों के अंतर्गत नदी की ऊपरी सतह की सफाई लेकर बढ़ते हुए ठोस कचरे की समस्याओं को हल करने, ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों की नालियों से आते मैले पदार्थ एवं शौचालय के निर्माण, ठीक है। उसके बाद सौदाह गृह का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और निर्माण तक अधजले एवं आंशिक रूप से जले हुए शव को नदी में बहाने मेरे प्यारे दोस्त से रोका जा सके। मतलब यहाँ पे बताते हैं, आप देखते होंगे ना कि बताते हैं कि गंगा नदी के किनारे जो है अगर कोई मर जाए तो वहाँ पे अगर किसी को जलाया जाता है मेरे प्यारे दोस्त तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है। किसी नदी के किनारे ही जलाया जाता है, जैसे इधर सरयू नदी देखिए तो यहाँ पे फैज़ाबाद, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर ये सब वगैरह कवर किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जब आप उधर जाएंगे लखनऊ साइड में तो वहाँ पे आपकी गोमती नदी कवर करने लगती है। कानपुर में आपका जो है और कन्नौज में आपका क्या मेरे प्यारे दोस्त, कानपुर कन्नौज में गंगा नदी आपकी कवर करती है। तो इस प्रकार से जो है जो नदियाँ होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, उन्हीं के किनारे कहीं ना कहीं पे शव को जलाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शव पूरा जल जाता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बारिश होने लगी, शव पूरा नहीं जल पाया मेरे प्यारे दोस्त, तो उसको वैसे ही फेंक दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों से प्रदूषण ही तो होता है। नालियाँ आती हैं, अभी आप चले जाओ कानपुर साइड में, उन्नाव, ठीक है। पहले कानपुर में ही सारी फैक्ट्रियाँ थी लेकिन अब उनका जो है स्थानांतरण कर दिया गया है। अब वो सारी चीज़ें जो है उन्नाव से टच करते हुए उन्नाव में हैं। अब उनके जितने भी कचड़े हैं, जितने भी मैले हैं, उन सारी चीज़ों को जो है गंगा नदी में डायरेक्ट प्रवाहित कर दिया जाता है। सोचो कितनी गंदगी
वहाँ पे उन्नाव कानपुर चमड़े के लिए मशहूर एक जगह है, आप सभी को पता भी होगा कि वहाँ पे चमड़े के सामान जो है ज़्यादातर बनते हैं, ठीक है। उन सभी चीज़ों का जो मैला होता है, जो बेकार चीज़ होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, उन सारी चीज़ों को नदी के अंदर फेंक दिया जाता है। अब नदी को आप गंदा ही तो कर रहे हो, तो इन्हीं सारी चीज़ों को रोक लगाने के लिए मेरे प्यारे दोस्त, इनकी सफाई करवाने के लिए जो है यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपए पास करवाए गए थे, ठीक है, नमामि गंगे योजना के तहत। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि मरुस्थल के प्रकार आपको यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु के आधार पर विश्व में 2 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। पहला आपका आ जाता है उष्ण मरुस्थल, दूसरा आपका आ जाता है शीत मरुस्थल। बात करते हैं उष्ण मरुस्थल के बारे में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे विश्व में इन मरुस्थलों की स्थिति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशेषकर 15 अंश से लेकर के 30 अंश अक्षांश के मध्य है, ठीक है। आपने ज्योग्राफी पढ़ रखा होगा, तो वहाँ पे अंश और डिग्री, मिनट, ये सब वहाँ पे आराम से पढ़ रखा होगा, ठीक है। डिग्री और मिनट तो पढ़ ही रखा होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। कहाँ से 15 अंश की जो रेखा है आपकी, ठीक है, 15 डिग्री की जो रेखा है और 30 डिग्री के बीच की जो रेखा होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कह देते हैं। और उसी को हम, वहीं पे जो पाए जाते हैं मरुस्थल, उसी को हम उष्ण मरुस्थल भी कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं शीत मरुस्थल के बारे में, तो यहाँ पर लिखेंगे शीत मरुस्थल मुख्यतः विश्व के ध्रुवीय क्षेत्रों, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हिमरेखा से अधिक ऊंचाई वाले भागों में विस्तृत है। मतलब यहाँ पे बताते हैं शीत मरुस्थल जो होता है, क्या होता है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, जैसे अटलांटिक महासागर आप ले सकते हैं, ठीक है, ये आर्कटिक महासागर ले सकते हैं, उन सब जगहों पे इस सब टाइप के ध्रुव, मतलब आप समझ रहे हैं ना, जहाँ पे पृथ्वी का ध्रुव बताया जाता है, ये कि यहाँ पे केंद्र है, इस तरीके से। तो ध्रुवों के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, ज्योग्राफी के आप स्टूडेंट हैं, उतना हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, तो ये वाला हिस्सा आपका ये पृथ्वी का ध्रुव हो गया, ये पृथ्वी का ध्रुव हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इन ध्रुवों पे जो मरुस्थल पाए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसी को यहाँ पे क्या कह दिया जाता है, शीत मरुस्थल का नाम दे दिया जाता है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जैसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, हिमरेखा से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों को भी हम क्या कह देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, शीत मरुस्थल का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपका जो है मरुस्थल का प्रकार भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो है आपसे 6ठा नंबर पूछ रहा है कि कार्बन चक्र क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि कार्बन चक्र जो है जैव भू रासायनिक चक्र है। क्या है? जैव भू रासायनिक चक्र है, जिसके द्वारा कार्बन का जीव मंडल, स्थल मंडल, मृदा मंडल, जल मंडल और पृथ्वी की वायुमंडल के साथ विनिमय होता है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त आगे आप लिखेंगे यह पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण चक्रों में से एक है, ठीक है। और जीव मंडल और उसके समस्त जीवों के साथ कार्बन के पुनर्नवीनीकरण, क्या पुनर्नवीनीकरण और पुनर्उपयोग को अनुमत करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप कार्बन चक्र के बारे में यहाँ पे आराम से बता सकते हैं। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे यहीं पे पूछा गया है, बाघ परियोजना के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बाघ एक स्वस्थ, क्या मेरे प्यारे दोस्त, बाघ एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का सूचक होता है, ठीक है। तो आगे आप लिखेंगे पारिस्थितिकी संतुलन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बाघों की पर्याप्त संख्या में उपस्थिति आवश्यक है। विलुप्त होते बाघों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की थी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा देख रहे होंगे अब बाघ वगैरह बहुत कम देखने को मिलते हैं, पता नहीं सब कहाँ गायब हो जाते हैं। इनकी तस्करी की जाती है, बड़े बड़े लेवल पे इनकी तस्करी की जाती है, बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। अगर हम आप लोग उसको चाहें भी बचाना तो नहीं बचा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, एक चीज़ मैंने काफ़ी ध्यान से देखा है, इस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है कि कोई भी पागल है, आप किसी भी शहर में रह रहे हो, ठीक है, या आपके आसपास शहर में आपने देखा होगा कि एक बार जब आप उस शहर में जाते हैं तो वहाँ पे एक पागल आदमी घूमता रहता है। क्या होता है? एक पागल आदमी आपका वहाँ पे घूमता रहता है, ठीक है। ये चल रहा है बेचारा। आप पहली बार उसको देखा, दूसरी बार देखा, पहली बार आपने देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार जब आप जाएंगे तो वो आदमी वहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? क्योंकि उसकी तस्करी कर दी गई है, उसको निपटा दिया गया, समझ रहे हो ना आप? क्योंकि वो दिमाग से केवल पागल है, उसकी आंखें सही हैं, उसके लीवर, किडनी, गुर्दा सब कुछ तो सही है भाई, माइंड ही तो खराब है उसका बेचारे का। तो उनको बेचकर लोग पता नहीं कितने लेवल पर, लेकिन इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसको अगर देखा जाए, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, सरकार को इसके ऊपर जो है कदम उठाना भी चाहिए। तो उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर भी आपका बताया गया है
क्या बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त कि बाघ भी धीरे धीरे करके क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त हो जाते हैं, होते जा रहे थे। और इसी को बचाने के लिए सन 1973 में भारत सरकार ने, ठीक है, केंद्र सरकार ने क्या किया, बाघ परियोजना प्रारंभ की। बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघों के संरक्षण के लिए प्रारंभ में 9 बाघ रिजर्व क्षेत्र बनाए गए, ठीक है, 9 ऐसे क्षेत्र बनाए गए जिसमें बाघों को रहने के लिए जो है व्यवस्था दी गई। बात करते हैं कौन कौन से, बांदीपुर, ठीक है, हाँ बांदीपुर, उसके बाद कार्बेट, ठीक है, कार्बेट, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपने सुन रखा होगा ना, कान्हा, मानस, मेलघाट, ठीक है, उसके बाद पालामऊ, फिर उसके बाद रणथंभौर, फिर उसके बाद मेरे पास दोस्त सिमलीपाल, फिर उसके बाद सुंदरवन। यहाँ पे ये 9 जगहों पे इनको रखा गया। इनका कुल क्षेत्रफल जो है 16,339 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है, तथा इसमें 268 बाघ थे। कितने थे? 268 बाघ थे, ठीक है। इसमें 2750 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत क्या मेरे प्यारे दोस्त, सिमलीपाल रिजर्व सबसे बड़ा था, ठीक है। इन 9 में से सबसे बड़ा कौन सा था आपका, तो आप बता सकते हैं सिमलीपाल रिजर्व जो था वो सबसे बड़ा था। इसका क्षेत्रफल कितना था, तो 2750 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे बता पाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन जो है पूछा गया है मैत्री आंदोलन के बारे में। इसमें मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों, वर्तमान में जिसे हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपको पता भी है कि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है, सन 1995 में चलाया गया था। बात करते हैं इस आंदोलन के जो प्रणेता थे मेरे प्यारे दोस्त, कल्याण सिंह रावत जी थे, ठीक है। उन्होंने जो है इस आंदोलन का उद्देश्य नवीनीकृत पहाड़ों को पुनः हरा भरा करने का रखा था, ठीक है। उनका उद्देश्य ये था कि जो हमारे नवीनीकृत उनका इस आंदोलन का उद्देश्य ये रखा गया था कि जो नवीनीकृत जो है पहाड़ हैं उनको फिर से हरा भरा किया जाए, ठीक है। आगे लिखते हैं कि उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित इस मैत्री आंदोलन का अर्थ था माँ का घर है, ठीक है। इस आंदोलन का क्या अर्थ था, माँ का घर है। आपसे पूछ भी सकता है यहाँ पे कि मैत्री आंदोलन का क्या अर्थ था, तो आप बताएंगे इसका अर्थ जो है माँ का घर है। इस आंदोलन में कुंवारी कन्याएं पौधों के बेरन, क्या मेरे पास दोस्त, बेरन का आप समझते हैं मतलब, जैसे गांव में होता नहीं, धान का बेरन होता है, बेरन का मतलब ये होता है कि पूर्व निर्मित आप कह सकते हैं, छोटे छोटे पौधे आपने देखा होगा ना, नर्सरी वगैरह में बिकते हैं, उसी को बेरन कहते हैं, ठीक है। तो वो बेरन क्या करती थी, तैयार करती थी तथा विवाह की तिथि के दिन किसी निर्धारित वन क्षेत्र में स्मृति के रूप में इसका रोपण करती थी, ठीक है। पहले क्या होता था, जब तक उनका विवाह नहीं होता था तब तक वो छोटे छोटे पेड़ों को तैयार किया करती थी, और जब उनकी शादी होती थी तो उनको किसी एक क्षेत्र में जो है क्या किया जाता था, उसको वहाँ पे लगाया जाता था उन्हीं के द्वारा। तो यहाँ पे आप इसके बारे में आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है, मैत्री आंदोलन आपको समझ में आ गया, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ई वेस्ट। ई वेस्ट जो है हमारे देश की क्या पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या इस समय बन चुकी है। ई वेस्ट के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा भी गया कि ई वेस्ट क्या है, तो आपको बताना है कि बेकार हो चुके या पुराने शैली के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नगरीय अपशिष्ट का बड़ा भाग है, ठीक है। जो आपने देखा होगा कि पहले कीपैड मोबाइल चलती थी, उन सब चीज़ों को जो बंद हो गई, आपने उनको कहीं पे जलाया भी नहीं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ गई, कहीं ना कहीं तो इकट्ठा हो रही होंगी ना। आपने जिन पुराने उपकरणों का प्रयोग किया वो खराब हो गए, आपने उठा के फेंक दिया, या आपने उठा के कबाड़ में बेच दिया, कहीं पे कुछ भी तो कर दिया होगा ना। तो आपने जो तो उसे अपने पास से हटा के जो है अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो इकट्ठा हो रहा होगा, ठीक है। इन्हीं ही हम क्या कह देते हैं, ई वेस्ट कह देते हैं, ठीक है। क्या कह देते हैं, ई वेस्ट कर देते हैं। इसमें आपका कंप्यूटर आ जाता है, मोबाइल फ़ोन आ जाता है, बैटरी आ जाता है, लैपटॉप आ जाता है, टेलीविज़न आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने आ जाते हैं, चिप आ जाते हैं मेरे पास दोस्त, ठीक है। फ्लॉपी आ जाता है, आपका सीडी आ जाता है, डीवीडी आ जाता है, कैलकुलेटर आ जाता है, और ऐसे और भी सारे उपकरण आपके आते ही चले जाते हैं इसमें, ठीक है। आगे आप लिखेंगे विकसित देशों में इलेक्ट्रॉनिक ठोस अपशिष्ट पदार्थों की समस्या अधिक भयावह है। मतलब कह रहे हैं कि जो आपके विकसित देश हैं वहाँ पे जो है इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा डरावना रूप वो रख चुकी हैं। आगे आप लिखेंगे इसमें मानव स्वास्थ्य को जो है गंभीर खतरा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आराम से फेंक देते हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको खतरा हो सकता है इससे। चलिए यहीं पे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, और अति लघु उत्तरीय का आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ओजोन क्षरण के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ओजोन
क्षरण, जिसे हम अवक्षय के नाम से भी जानते हैं, का वर्णन 1970 के दशक में आया था। ठीक है, कब आया था? 1970 के दशक में आया था। पृथ्वी के समतापमंडल में ओजोन की कुल मात्रा में प्रति दशक लगभग 4% की कमी आ रही है। ठीक है, क्या? प्रत्येक दशक में। दशक का मतलब आप समझ रहे हो ना कि 10 साल की जो ड्यूरेशन होती है, 10 साल की ड्यूरेशन होती है, 2001 से लेकर के 2010, ये एक दशक हुआ। 2010 से 2020 दूसरा दशक हुआ। ठीक है, 2020 से 2030 ये आपका तीसरा दशक हुआ। तो इस प्रकार से जो बता रहे हैं, तो ये इसी प्रकार से बताते हैं कि हर 10 साल में लगभग 5% की कमी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिस कारण पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर समताप मंडल में ओजोन छिद्र की घटना सामने आ रही है। ठीक है, और यही कारण है, आप जो है क्या देखते हैं, ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं, क्या है, पृथ्वी के जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप देखते हैं कि समताप मंडल में ओजोन छिद्र आपको देखने को मिलता है। इसका मूल कारण ब्रोमीन मेरे प्यारे दोस्त, और क्या, परमाणु क्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फ्रेयान जिसे हम फ्रेयान के नाम से भी जानते हैं, ये इसके मुख्य कारण है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे ओजोन क्षरण से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें जीवों व वनस्पतियों को क्या करती हैं मेरे प्यारे दोस्त? हानि पहुंचाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? जो वहाँ से आपकी पराबैंगनी किरणें आती हैं, आपको जो कैंसर वगैरह ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ये इसी के कारण से देखने को आपको यहाँ पे मिलते हैं, ओजोन क्षरण के कारण। ठीक है, आगे लिखेंगे आपकी ओजोन लेयर से ओजोन लेयर ही इस हानिकारक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, हानिकारक कारण को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। इस प्रकार ओजोन परत का क्षरण आवश्यक है। ठीक है, क्या है? आवश्यक है। तो यहाँ पे बताते हैं, तो ये आप यहाँ पे लिख पाएंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आपका अति लघु उत्तरीय वाला सेक्शन यहीं पे समाप्त हुआ। जैसे ही आपको पता है कि अति लघु उत्तरीय वाला सेक्शन समाप्त होता है, वहीं से खंडवा मतलब लघु उत्तरीय वाला सेक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको केवल 4 प्रश्न करने रहते हैं। प्रत्येक प्रश्नों का जवाब 150 शब्दों में आपको यहाँ पे देना भी रहता है। एक प्रश्न आपके 6 नंबर के हो जाते हैं, तो 4 प्रश्न आपके टोटल 6 चौके 24 नंबर के हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में। पूरे प्रश्न पत्र का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, और वैसे देखें तो लघु उत्तरीय का जो है आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पर्यावरणीय अध्ययन के उपागमों को बताइए। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहाँ पर लिखेंगे कि मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन हेतु निम्न उपागमों का क्या किया गया है मेरे प्यारे दोस्त? उल्लेख किया गया है। पहला जो आपका उपागम बताया गया है मेरे पास दोस्त, वो आपका बताया गया है कौन सा? पर्यावरणीय निश्चयवादी उपागम। ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा, ये हेडिंग आपको डालना होगा, पहला नंबर पर्यावरणीय निश्चयवादी उपागम, इसमें आपको लिखना होगा यह उपागम प्रकृति की प्रधानता से जुड़ा उपागम है। किससे है? प्रकृति की जो है प्रधानता से जुड़ा हुआ उपागम है। आगे आप लिखेंगे यह उपागम मानव तथा उसके क्रियाकलापों पर पर्यावरण के संपूर्ण नियंत्रण पर बल देता है। ठीक है, दूसरा जो आपका उपागम बताया गया है, वो बताया गया है उद्देश्य मूलक उपागम। इसमें मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन का उद्देश्य मूलक उपागम इस धार्मिक विचारधारा का अटूट विश्वास पर आधारित है कि मनुष्य प्रकृति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मनुष्य प्रकृति तथा सभी अन्य जीवों से उत्कृष्ट तथा श्रेष्ठतम है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इस उद्देश्य मूलक संप्रदाय का अभ्युदय, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अभ्युदय जुड़ो क्रिश्चियन धार्मिक परंपराओं के उपदेशों से हुआ है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इस धार्मिक विचारधारा की शिक्षाओं की प्रमुख मान्यता है कि मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? सभी जीवों में श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट होता है तथा प्रत्येक वस्तुओं का सृजन उसके उपयोग तथा आनंद के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरे प्यारे दोस्त आप ये उद्देश्य मूलक के बारे में, उद्देश्य मूलक उपागम के बारे में यहाँ पे ऐसे आपको बताना रहेगा। ठीक है, आगे इसी में आप मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि जो ये आप यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे? एक मिनट, हाँ, आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि मानव पर्यावरण प्राकृतिक संबंधों की इस विचारधारा ने मनुष्य के प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन तथा प्रकृति को पराजित करके उसे काबू रखने के लिए जो है क्या किया है मेरे प्यारे दोस्त? प्रोत्साहित किया है। परिणाम स्वरूप इस धार्मिक विचारधारा से प्रभावित मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों के बेधड़क लापरवाह
ठीक है, लापरवाह तथा अनियंत्रित लूट खसोट से उत्पन्न होने वाले भावी खतरों से बेखबर होकर प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करना प्रारंभ कर दिया। मानव पर्यावरण संसाधनों की इस विचारधारा के कारण उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के देशों में तथा इन देशों के उपनिवेशों में प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता से अधिक तथा तेज रफ्तार से विदोहन प्रारंभ हो गया। इस कारण कई प्रकार के पर्यावरणीय समस्याएं आप यहाँ पे उत्पन्न हो गई। ठीक है, आगे आप लिखेंगे अधिकांश वैज्ञानिकों तथा पर्यावरणविदों ने इस धार्मिक परंपरा को वर्तमान समय में भयावह पर्यावरण समस्याओं तथा पारिस्थितिकीय संकट के लिए जिम्मेदार माना है। ठीक है, तीसरा उपागम जो आपका आ जाता है वो मेरे प्यारे दोस्त आ जाता है संभववादी उपागम। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि मानव पर्यावरण संबंधों के संभववादी उपागम का उदय जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद की आलोचना तथा उद्देश्य मूलक उपागम की अतिवादी उपागम की अतिवादी विचारधारा की भत्सरना के फलस्वरूप हुआ है। लिखेंगे आगे आपकी ज्ञातव्य है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के संप्रदाय की स्थापना के समय से ही कुछ लोग ने इस विचारधारा के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना प्रारंभ कर दिया। इन लोगों की मान्यता रही है कि निःसंदेह भौतिक पर्यावरण मनुष्य तथा उसके क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। चौथा उपागम आप मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आर्थिक निश्चयवादी उपागम। इसमें आप लिखेंगे यह आर्थिक निश्चयवादी उपागम इस मूलभूत विचारधारा पर आधारित है कि मनुष्य का पर्यावरण पर स्वामित्व होता है और तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा आर्थिक तथा भौतिक विस्तार जारी रहना चाहिए। आर्थिक विकास तथा औद्योगिक विस्तार के सतत चलते रहने वाले विचारधारा को वृद्धि संप्रदाय कहते हैं। इस संप्रदाय की मान्यता है कि चूंकि राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिरता के लिए आर्थिक विकास जरूरी है, अतः नियोजन प्रस्तावों के निर्माण तथा दीर्घकालीन नियोजन में पर्यावरण की गुणवत्ता को सामान्यतः कम प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि पर्यावरण में हास्य सामान्यतः दीर्घकालिक होता है। ठीक है, क्या होता है? दीर्घकालिक होता है तथा यह अर्थव्यवस्था में हास्य की तुलना में कम महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे मेरे प्यारे दोस्त आप यहाँ पे 5वां नंबर लिखेंगे पारिस्थितिकीय उपागम। इसमें आप लिखेंगे मानव पर्यावरण संबंधों में अध्ययन का पारिस्थितिकीय उपागम पारिस्थितिकी के आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है। पारिस्थितिकी भौतिक पर्यावरण एवं जीवधारियों के बीच तथा स्वयं विभिन्न जीवधारियों में पारस्परिक क्रियाओं तथा संबंधों का अध्ययन है। इस प्रकार इस उपागम के अंतर्गत मनुष्य प्रकृति की अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, क्या होता है? अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है पारिस्थितिकी उपागम के बारे में भी यहाँ पे आप लिख पाएंगे। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? जैव विविधता हास्य। क्या मेरे प्यारे दोस्त? जैव विविधता हास्य के कारणों का आपको यहाँ पे क्या करना है? उल्लेख करना है। ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि विश्व की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि तथा जीवन स्तर में सुधार करने के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर भार अत्यधिक बढ़ गया है। ठीक है, इससे विश्व के विभिन्न भागों में प्रजातियों तथा उनके आवास स्थानों का तेजी से ह्रास होने लगा है। जैव विविधता मानव जीवन का आधार है। ठीक है, क्या है? मानव जीवन का आधार है। आदिम व्यवस्था से ही मानव की निर्भरता प्रकृति पर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ से आपसे पूछा गया था जैव विविधता हास्य के कारण। पहले आपने जैव विविधता के बारे में बताया, अब यहाँ पे जैव विविधता हास्य के कारण आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जैव विविधता हास्य के कुछ निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण जो बताया गया है वो बताया गया है, क्या मेरे प्यारे दोस्त? वनों का अंधाधुंध विनाश। ठीक है, दूसरा जो कारण बताया गया वो बताया गया है वन्य जीवों का शिकार। तीसरा कारण बताया गया है स्थानांतरणशील कृषि पद्धति। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चौथा जो आपका कारण बताया गया वो बताया गया है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। पांचवा कारण बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताया गया है? कि जीनांतरित बीजों का विस्तार। ठीक है, छठा कारण बताया गया है अनियंत्रित पशुचारण। ठीक है, उसके बाद सातवां कारण बताया गया है पर्यावरण प्रदूषण। आठवां कारण बताया गया है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और आपका नौवां कारण बताया गया है नगरीकरण। 10वां कारण बताया गया है औद्योगिकीकरण। ठीक है, 11वां कारण बताया गया है रोग, जैसे कि जीव जंतु व पेड़ पौधों में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 12वां कारण बताया गया है आक्रमणकारी विदेशी प्रजातियाँ।
आक्रमणकारी विदेशी प्रजातियां। 13वां नंबर जो कारण बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, वो बताया गया है और प्रौद्योगिक विकास। और जो आपका यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त 14वां नंबर बताया गया है प्राकृतिक कारक, जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप, तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आप लिख पाएंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, टिहरी बांध परियोजना पर आपको क्या करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, टिहरी बांध परियोजना विश्व की एक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना में से एक है। ठीक है, इन योजनाओं से निश्चित रूप से बहुउद्देश्यों की पूर्ति होती है। एक उद्देश्य नहीं रखे गए थे, बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति की जाती है, किंतु साथ ही इनके द्वारा अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न भी होती हैं। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना का भौगोलिक विस्तारण हम यहाँ पर देखेंगे। आप लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे स्थिति, मतलब ये कहाँ पर है, तो आप लिखेंगे टिहरी बांध परियोजना उत्तरांचल में टिहरी जनपद, ठीक है, गढ़वाल हिमालय में बन रही है। कहाँ पर, गढ़वाल हिमालय में बन रही है। आगे आप लिखेंगे, भौगोलिक दृष्टि से टिहरी बांध का स्थल जो है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री 28 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे, टिहरी बांध का मुख्य स्थल भागीरथी, क्या मेरे पास दोस्त, भागीरथी तथा भिलंगना दो नदियों के संगम, ठीक है, गणेश प्रयाग से बिल्कुल समीप स्थित है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इस स्थल पर नदी तल की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है क्या है मेरे प्यारे दोस्त, 260 मीटर है। ठीक है, जिसे हम 855 फुट भी कह सकते हैं। आगे आप लिखेंगे, इसकी लंबाई जो है 575 मीटर, फुट में आप जानना चाहें तो 1886 फुट। ठीक है। आगे आप लिखेंगे, बांध जलाशय का क्षेत्र जो है बांध जलाशय का क्षेत्र जो पानी जहाँ पे रोका जाता है, 3 ओर से 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाली पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे, टिहरी बांध स्थल उत्तरकाशी से 70 किलोमीटर, देहरादून से 126 किलोमीटर, मसूरी से 76 किलोमीटर तथा ऋषिकेश से 81 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये कि इसकी स्थिति हुई टिहरी बांध की। ठीक है, अब आप लिखेंगे, टिहरी बांध की परियोजना का महत्व क्या है, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, टिहरी बांध परियोजना का महत्व। इसमें आप लिखेंगे, टिहरी बांध परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना में से एक है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन करना तथा अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्रदान कराना है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे, इसके अतिरिक्त पर्यटन विकास, ठीक है, मछली पालन, बाढ़ नियंत्रण आदि इस परियोजना के गौड़ उद्देश्य हैं। ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे, इससे कि इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका क्या बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, इसका महत्व बताया गया है। अब आप अगली हेडिंग डालेंगे क्या मेरे प्यारे दोस्त, कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं ये भी आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इसकी कई सारी विशेषताएं, पहली जो विशेषता ये बताया गया है कि नींव की अधिकतम निचाई जो है मेरे प्यारे दोस्त, निचाई से बांध शिखर की ऊंचाई कितनी है, 260.5 मीटर है। ठीक है, दूसरी जो विशेषता है इसकी ये है कि बांध का जो प्रकार है वो कैसा है, क्ले कोल रॉक फिल है। ठीक है, क्ले कोल रॉक फिल है, मतलब 3 ओर पहाड़ों से घिरा है और एक तरफ जो है हम लोगों ने घेर रखा है। चलिए, तीसरा जो यहाँ पे विशेषता है, तीसरी विशेषता ये बताया गया है कि जलाशय का क्षेत्रफल जो है कितना है मेरे प्यारे दोस्त, 42 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे आप मेरे प्यारे दोस्त चौथी जो विशेषता लिखेंगे वो लिखेंगे, सामान्य जलाशय स्तर जो है वो कितना है, 380 मीटर है, कितने, समुद्र तल से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगला जो है यहाँ पे छठा नंबर आप लिखेंगे, छठी नंबर विशेषता कि भूतल विद्युत, क्या मेरे प्यारे दोस्त, भूतल विद्युत ग्रह 4 टरबाइन जिनमें से प्रत्येक विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट, ठीक है, 4 टरबाइन लगाई गई हैं जिसमें से प्रत्येक की कितनी है, 500 मेगावाट, एक 500 मेगावाट देता है। तो आप समझ सकते हैं ना कि चारों मिलके कितने, 2000 मेगावाट बिजली जो है क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। ठीक है, लिखेंगे प्रथम व द्वितीय चरणों में कुल विद्युत उत्पादन जो है 2000 मेगावाट। टिहरी बांध की परियोजना से 400 मेगावाट विद्युत, अर्थात कुल 2400 मेगावाट विद्युत जो है क्या की जा सकती है, उत्पादित की जा सकती है। ठीक है, आगे यहाँ पे 7वीं नंबर विशेषता आप लिखेंगे कि सिंचाई जो है, अतिरिक्त सिंचाई 2.7 लाख हेक्टेयर
है, ठीक है, मतलब 2.7 लाख हेक्टेयर खेत है आपका जो सींचा जा सकता है इसके द्वारा, ठीक है। आगे 8वीं नंबर विशेषता आप लिखेंगे विद्युत उत्पादन, वार्षिक विद्युत उत्पादन 3453 मिलियन यूनिट होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप यहाँ पे 8 विशेषताएं भी लिख सकते हैं टिहरी बांध के बारे में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग परीक्षाओं में पूछा जाने वाला, कि जनसंख्या विस्फोट के प्रभावों को आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। जो ये जनसंख्या विस्फोट आपको देखने को मिलता है इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब आपको समझ में ही आ रहा होगा कि बढ़ती हुई जनसंख्या, जिससे क्या हो रहा है कि हमें संसाधन की कमी हो रही है, ठीक है। इससे संसाधन और जनसंख्या और साधन में पे मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है, संतुलन बिगड़ता जा रहा है, ठीक है। तो उसी को हम जनसंख्या विस्फोट कह देते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव मुख्यतः दुष्परिणामों के रूप में विश्व के अधिकांश भागों में स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन सा? पहला तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा गरीबी। यहाँ पे आप लिखेंगे जनसंख्या की वृद्धि वाले देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, मतलब जिस देश में जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ की अगर देखें तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, वो काफ़ी कम है। आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। इन देशों में अधिकांश बच्चों को जन्म के साथ ही गरीबी विरासत में मिलती है, ठीक है। ये आपका पहला जो है यहाँ पे प्रभाव देखने को मिला। दूसरा प्रभाव जो है वो भुखमरी और कुपोषण। सीधी सी बात है, जब जनसंख्या बढ़ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, आपके पास 2 बीघे खेत है और आपके पास 5 लड़के हैं, 2 बीघे खेत में 5 लड़कों का आप जीवन यापन कैसे करेंगे? तो वहाँ पे आपको जो है भुखमरी और कुपोषण भी देखने को मिल जाता है। तीसरी जो आपको यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त प्रभाव देखने को मिलता है वो मिलता है आवास की समस्या, ठीक है। अब आपने अक्सर गांव वगैरह में देखा होगा कि पहले ज़माने में हम लोगों के जो चाचा दादा लगते हैं वो 7-7 भाई रहे होंगे, 8-8 भाई रहे होंगे किसी किसी के यहाँ, ठीक है। तो वो होता क्या है मेरे प्यारे दोस्त, कि मान लीजिए पिताजी के पास एक समय था कि 30 बीघे खेत था, 50 बीघे खेत था मान लेते हैं, ठीक है। उनके 7 बच्चे हो गए। अब एक के भी हिस्से में कितना पड़ा, 7-7 बीघे, 7 पॉइंट कुछ पड़ा, तो 7-7 बीघे हम मोटी मोटा मान के चलते हैं। 7 भाइयों में 7-7 बीघा पड़ा। अब एक एक के 2 या 3 लड़के हैं। अब भैया 2 लड़के या 3 लड़के हो रहे हैं तो 3 लड़के हो गए तो 2-2 बीघे पड़े। 3 लड़के हुए तो 2-2 बीघे, 2 लड़के हुए तो 3-3 बीघे पड़ा, ठीक है। अब उनके भी 2-2 लड़के हो गए। अब भैया कितना बचा? उनको केवल घर बनाने के लिए जगह। अगली पीढ़ी आएगी तो वो घर भी नहीं बना पाएगी। समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार से जो है आवास की भी समस्या आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। चौथा जो है बेरोजगारी। बेरोजगारी इस प्रकार से देखने को मिलती है कि जब लोग ज़्यादा हो जाएंगे, जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, और नौकरियाँ कम होती हैं, ठीक है। नौकरियाँ क्या होती हैं? कम होती हैं, और सभी लोग नौकरी ही ढूंढते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे आपकी परीक्षा का स्तर जो है धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। सरकार जो ये आपने देख रखा है इतनी परीक्षाएं कराती है, इतने टफ पेपर कराती है, वो केवल और केवल बढ़ती जनसंख्या के कारण। नहीं तो पहले आपने सुना होगा कि दादाजी केवल 8वीं पास थे, लेकिन क्या थे मेरे प्यारे दोस्त, ग्राम सेवक बन गए थे, मास्टर बन गए थे। तो इस प्रकार से आप वहाँ पे ये चीज़ें सुनने को आता होगा आपको। लेकिन अब के समय में आपने बीए भी कर रखा है, एमए कर भी रहे हैं, आप इसके बाद कंपटीशन की तैयारी करें, कंपटीशन का पेपर दें, फिर आपको जाके परीक्षा एमए करने के बाद आपको पीएचडी करने के लिए नेट और जेआरएफ निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त। तो ये सारी चीज़ें क्यों देखने को मिल रही? जनसंख्या के कारण ही तो देखने को मिल रही है, ठीक है। जो आपको यहाँ पे 5वां प्रभाव देखने को मिलता है वो कृषि पर जनभार, ठीक है। क्या होता है? कृषि पर जनभार। कृषि पर जनभार ये हो जाता है कि पैदावार कम है, लोग ज़्यादा हैं। आपके यहाँ पैदावार 5 कुंटल गेहूँ होता है, लेकिन खपत आपके यहाँ कितनी है? 12 कुंटल की। तो भैया 7 कुंटल आप खरीद कर ही तो खाओगे, और खरीद के खाओगे तो सभी के यहाँ ऐसे हो सकता है स्थिति हो, तो आप कहाँ से खाओगे? तो ये क्या होता है कि कृषि के ऊपर जो है जनभार ज़्यादा हो जाता है, लोग ज़्यादा हो जाते हैं और उत्पादन कम हो पाता है। जो आपको समय पर अगला प्रभाव देखने को, छठा नंबर देखने को मिलता है मेरे प्यारे दोस्त, वो देखने को मिलता है जन सुविधाओं पर दबाव। क्या मेरे प्यारे दोस्त? जन सुविधाओं पर दबाव। क्या होता है कि जैसे हमें देखा कि बढ़ती जनसंख्या आपको देखने को मिलती है, जो जन सुविधाएं हैं वो सीमित हैं,
क्योंकि कुछ ही लोगों को मिल सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा चौपहिया जो होती है, कार जो होती है, ये सीमित मात्रा में ही तो इनका निर्माण किया जाता है। अब सभी लोग सोचें हम चौपहिया में रहें तो कहाँ से रह पाओगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जन सुविधाओं पे दबाव बनता है। जो बड़े लोग होते हैं वो अपना बुकिंग पहले से ले लेंगे, वो खरीद लेंगे, लेकिन हम लोगों को खरीदने के लिए इतना लोन फाइनेंस पता नहीं कितना कितना करवाना पड़ता है, तो एक गाड़ी जाके खरीद पाते हैं, ठीक है। चलिए, जो सातवां प्रभाव आपको देखने को मिलता है, पर्यावरण का विनाश। सीधी सी बात है, लोग बढ़ेंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लोग बढ़ रहे हैं। अब तो शादी विवाह में आम बात है मोटरसाइकिल मिलना, ठीक है। एक छोटे से गरीब परिवार को भी मोटरसाइकिल वो भी उठा के अपनी लड़की को देता है, ठीक है। तो अभी आप सोचिए कि हर व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल हो गई, वो पेट्रोल डलाएगा, घूमेगा। पेट्रोल से क्या होता है, डलाओगे, उससे प्रदूषण ही तो हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, पर्यावरण का विनाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको सातवां नंबर प्रभाव भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखें तो देखने को मिल रहा है कि मृदा प्रदूषण के कारण एवं परिणामों का क्या करना है, आपको वर्णन यहाँ पे करना है कि मृदा प्रदूषण के क्या कारण है, पहले आपको ये बताना है मेरे प्यारे दोस्त। और उसके मेरे प्यारे दोस्त परिणाम क्या क्या देखने को मिलते हैं, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप पहले मृदा प्रदूषण के बारे में लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे मिट्टी, खनिज लवणों एवं अपघटित जैव पदार्थों का समूह मात्र ना होकर स्वयं एक जटिल तंत्र है, जो लंबे समय में जलवायु, जीवों व अन्य भौतिक कारकों की अन्योन्यश्रित क्रियाओं से उत्पन्न होती है। किसने मेरे प्यारे दोस्त, डोकिया सेओ ने लिखा भी है। क्या लिखा है कि मृदा मात्र शैलों, ठीक है, जिसे पत्थर आप कहते हैं, पर्वत, ठीक है, शैलों, पर्यावरण, जीवों और समय की आपसी क्रियाओं से उत्पन्न होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख पाएंगे। आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि मिट्टी के विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ, गैस एवं जल एक निश्चित अनुपात में होते हैं। मिट्टी में उपयुक्त पदार्थों की मात्रा तथा अनुपात में विभिन्न कारणों द्वारा उत्पन्न पर्यावरण मृदा प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आप मृदा प्रदूषण के बारे में लिख पाएंगे। आगे आप लिखेंगे जब मृदा में प्रदूषित जल, रसायन युक्त कीचड़, ठीक है, कूड़ा, कीटनाशक दवा एवं उर्वरक अधिक मात्रा में प्रवेश कर जाते हैं तो उससे क्या होता है, मृदा गुणवत्ता घट जाती है, जिससे मृदा का प्रदूषण कहा जाता है, ठीक है। मृदा का प्रदूषण जो है विभिन्न आधुनिकता की देन है। कौन कौन सी आधुनिकता, तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे संक्षेप में जो है हम इसके 3 कारक बता सकते हैं। पहला कारक बताया गया है उर्वरकों का भारी प्रयोग तथा औद्योगिक बहिर्स्राव, ठीक है। क्या, और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग, आपने देखा होगा खाद, डाई, यूरिया, ये सब जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा डालते चले जाते हैं कि ज़्यादा पैदावार हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये आपके मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको ख़त्म कर रही है, उसके गुण को ख़त्म कर रही है धीरे धीरे। औद्योगिक बहिर्स्राव का मतलब मेरे प्यारे दोस्त हो जाता है कि आपने कहीं पे देखा कारखाने वगैरह लगाए जाते हैं और उनका जो है, जो उनसे कचरे निकलते हैं उनको ऐसे खुले में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो कारक बताया गया है वो बताया गया है ठोस अपशिष्ट में वृद्धि, ठीक है, ठोस अपशिष्ट में वृद्धि एवं सुनियोजित निस्तारण का प्रभाव। मतलब यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि प्लास्टिक वगैरह हो गई, इन सारी चीज़ों को खेतों में फेंक दिया जाता है और ये क्या होती हैं, हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचाती हैं। मिट्टी को नुकसान क्या, जामनेशन में कमी हो जाती है, क्योंकि जिसके ऊपर प्लास्टिक लग जाएगा, प्लास्टिक तो सड़ती है नहीं, वो वैसी की वैसी रखी रहती है, तो वो क्या करती है, प्रभावित करती है। तीसरा कारक मेरे प्यारे दोस्त बताया गया है ई वेस्ट, जो कि मैंने अभी आपको बताया ई वेस्ट के बारे में, जिसे हम फुल फॉर्म में देखें तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल, फलान धमाक जो कुछ भी होता है आपका सब कुछ आ जाता है, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पे 3 कारक आप बता सकते हैं। आगे आप लिखेंगे वर्तमान समय में करोड़ों फर्स्ट जनरेशन मोबाइल फ़ोन के निस्तारण की समस्या विश्व का मंडार रही है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे मृदा प्रदूषण के दुष्परिणाम कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला आप लिखेंगे मृदा अपरदन में वृद्धि। मृदा अपरदन में वृद्धि होती है, पहला दुष्परिणाम हो जाता है। दूसरा दुष्परिणाम जो होता है वो होता है मरुस्थलीकरण में वृद्धि हो जाता है। मरुस्थलीकरण का मतलब वहाँ पे पैदावार कम हो जाती है।
केवल बालू बालू रह जाएगा, बालू में आप कुछ पैदा कर नहीं पाओगे, केवल वहाँ पे कांटे उगेंगे मेरे प्यारे दोस्त, और वहाँ पे जब आप कुछ पैदा नहीं कर पाओगे तो मरुस्थल ही हो जाएगा ना, मरुस्थलीकरण। तीसरा जो दुष्परिणाम देखने को मिलता है, उत्पादन में कमी, उत्पादन में कमी भी हो जाती है। आप कोई भी चीज़ की बुआई करेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ें कम पैदा होंगी। चौथा जो मेरे प्यारे दोस्त आपको दुष्परिणाम देखने को मिलता है, वो मिलता है कृषि भूमि में निरंतर कमी। ठीक है, कृषि भूमि के में क्या होती जाती है, निरंतर कमी। जहाँ पे एक बार जार्मिनेशन कम हो जाता है, आप उन जगह पे बोना बंद कर देते हैं। पांचवा नंबर जो है दुष्परिणाम जो आपको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है मानव एवं जनसंख्या के बीच बढ़ते कृषि भूमि अनुपात के कारण भयंकर खाद्यान्न की कमी की संभावना अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जनसंख्या है वो लगातार आपको बढ़ती देखने को मिल रही होगी, तो इससे क्या होता है कि ज़मीन कम होते जा रही हैं और लोग बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए, यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त 7वां नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण प्रबंधन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पर्यावरण प्रबंधन के उद्देश्य को आपको यहाँ पे बताना है। क्या पर्यावरण प्रबंधन के उद्देश्यों को आपको यहाँ पे बताना है कि पर्यावरण प्रबंधन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे कुछ उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य, पहले तो आप ये लिख लेंगे कि पर्यावरण प्रबंधन के निम्न 7 उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य जो बताया गया था, वो बताया गया था प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन पर रोक व नियंत्रण कर उनका सावधानी पूर्वक तथा विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग कर पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, ये आपका पर्यावरण प्रबंधन का पहला उद्देश्य था कि जिस प्रकार से बैलों की तरह लोग संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको रोका जाए। बुद्धि लगाएं, लेटरिंग करने जाते हैं मोटरसाइकिल से जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारी, एक तो छोटा सा एग्जाम्पल हुआ, तो इन सारी चीज़ों पे हमें क्या करना होगा, रोक लगाना होगा। ठीक है, चलिए, पेड़ पौधों को अपने घर में दरवाजे में लगा रहे हैं और सोचते हैं कि एकदम सखुआ की लकड़ी मिले जिसको हम अपने दरवाजे में लगाएं, और पूछो भैया अपने जीवन में आपके दादा परदादा ने ले मिलके 4 पुश्तों में कितनी सखुए के पेड़ लगवाए हैं, तो मुंह बना लेते हैं। लेकिन उनको उनका दोहन करना है, लेकिन उत्पादन नहीं करना है। तो भैया अगर लगवा रहे हो, 2-4 पेड़ कटवा रहे हो, तो 2-4-10 लगवा भी दो, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपने हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं, तो आप आज 42 साल के हो गए हो, 42 साल के मतलब 42 पेड़ लग सकते हैं। आप 22 साल के हो गए हो तो 22 पेड़ लग सकते थे। मान लीजिए छोटे से आप नहीं लगा सकते थे, आप अब से लगाना शुरू करें तो 10 साल में आप 10 पेड़ लगाएंगे, और ऐसे अगर सभी लोग 10 लगाएं तो कितना हो जाएगा। लेकिन ये नहीं करना है, उसका केवल जो है क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, दोहन करना है। ठीक है, तो उसके ऊपर रोक लगाया जाए। दूसरा उद्देश्य जो रखा गया था, वो रखा गया था भूपटल के उपयोगी पौधों, जंतुओं तथा पदार्थों के शोषण व नवीनीकरण प्रक्रियाओं में एक संतुलन चक्र स्थापित कर उनकी सतत उपलब्धता को कायम कर रखना। मतलब यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं कि आप जिनका भी दोहन कर रहे हैं, पौधे हों चाहे जंतु हों, ठीक है, तो आप उनका तभी, पौधों का तभी काटें जब आप 2 पौधों को लगा दें। किसी भी पेड़ को तभी आप काटेंगे जब 2 पौधों को आप लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये क्रम आपका चलता रहेगा। आपने 1 काटा, 2 लगाया, हो सकता है 1 ना लगा हो, 1 लग गया हो, तो इससे कोई हानि आपकी नहीं हुई, क्योंकि आपने संतुलन बनाए रखा, 1 को काटा, 1 को लगाया। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरा जो मेरे प्यारे दोस्त उद्देश्य रखा गया था, वो रखा गया था कि पर्यावरण के महत्वपूर्ण संसाधनों की उपयोगिता में आधुनिक तकनीकी माध्यम से वृद्धि करना। मतलब कह रहे हैं कि जो पर्यावरण के महत्वपूर्ण संसाधन है मेरे प्यारे दोस्त, उनकी उपयोगिता में हम आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और उनका वृद्धि भी करेंगे। चौथा उद्देश्य मेरे प्यारे दोस्त आपका बताया गया था कि वातावरण गुणवत्ता को कायम रखने के लिए पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना तथा वातावरण अवनयन के लिए उत्तरदायित्व आधुनिक तकनीकी के प्रयोग पर रोक लगाना। मतलब बता रहे हैं कि हमें क्या करना है कि वातावरण की जो गुणवत्ता है उसको हमें कायम रखना है, और उसको कायम रखने के लिए जो पर्यावरण में आपको प्रदूषण देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनके ऊपर आपको नियंत्रण भी रखना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, नियंत्रण भी रखना होगा। ठीक है, और आगे आपको क्या लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त
कि कैसे उनका नियंत्रण रखना होगा, तो आपको जो है जो आधुनिक तकनीकी हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है उनके ऊपर हम रोक लगा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उनका जो है वातावरण की गुणवत्ता को हम कायम रख सकते हैं। पांचवा जो उद्देश्य बताया गया था वो बताया गया था आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विनाश रहित विकास। क्या मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताया गया था? आर्थिक विकास जो है रुपयों पैसों की कमाई के लिए, उनकी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो विनाश रहित विकास है उसकी विचारधारा को क्रियान्वित करना। मतलब बता रहे हैं कि आप पैसा कमाने के लिए नुकसान ना करें। मतलब आपने पैसा कमाने के लिए क्या किया? पर्वतों को फुड़वा दिया, तोड़वा दिया, ठीक है। आपने पैसा कमाने के लिए क्या किया? पौधों को कटवा दिया। आपने पैसा कमाने के लिए क्या किया? कहीं पे थोड़ा पानी इकट्ठा हो रहा था, छोटा सा तालाब था, आपने उसको पटवा दिया, ठीक है। आपने वहां पे अपना घर बनवा लिया। तो इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण कार्य को ना करें मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। ये हम ही लोगों के, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, ठीक है। ये जो है गायत्री परिवार का एक नारा है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो पहले हमें सुधरना होगा, फिर हम लोगों को आराम से सुधार सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपका जो मेरे प्यारे दोस्त छठा उद्देश्य हो जाता है वो हो जाता है वर्तमान तथा भावी मानवीय पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का समुचित संरक्षण एवं प्रबंधन करना। मतलब कह रहे हैं कि आप ये मानकर प्रकृति का यूज ना करें कि आपके बाद कोई नहीं आने वाला, हो सकता है आपके बच्चे आए, उनके लिए तो आपको रखना पड़ेगा ना चीज़ों को। पता चले दादाजी ने कितने पेड़ लगवाए थे, पापा ने कितने पेड़ लगवाए थे, पापा ने एक भी नहीं लगवाए थे, और घर में क्या हुआ? पूरा घर उनका लकड़ी का बना हुआ है। भैया कम से कम लगवा भी दिए होते 2 4 10 पेड़, तो उससे आपको नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। तो वहां पे ये बताते हैं। और जो सातवां उद्देश्य बताते हैं वो बताते हैं विश्व में तीव्र जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते मानवीय दबावों को कम करना। मतलब कह रहे हैं कि जो विश्व में जो है आपको तीव्र जनसंख्या वृद्धि आपको देखने को मिलती है उसके ऊपर हमें नियंत्रण भी करना होगा, ठीक है। जनसंख्या जो है उसको कम करना होगा। एक एक के 5 5 लड़के हो रहे हैं, क्या मतलब बनता है भाई? 2 लड़के बहुत हैं। लड़की हुई, भैया कहते हैं कि 3 लड़की हो गई, अभी भी एक लड़का। अरे भैया, लड़की लड़की नहीं होती है, वो भी तो एक बेटे की जैसी होती है। आप उसको अपनी ज़मीन जायदाद दोगे तो क्या आपको, आपके लिए वो मेहनत नहीं करेगी, आपको नहीं पालेगी? लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ही ध्यान देती हैं माता पिता का। लेकिन नहीं, एक लड़का किसी तरीके से हो जाए। भैया तुम्हारे भाई के पास एक लड़के हैं, 3 3 लड़के हैं तुम्हारे भाई के पास, एक को तुम ले लो। किसी के साथ भी तुम साथ में उसको अपने साथ में रख रहे हो, खिला रहे हो, पाल रहे हो, भैया मेरे अपनी ज़मीन जायदाद दे रहे हो, तो इतना बुरा कोई नहीं हो सकता कि वो आपको छोड़ के चला जाए। वो कुछ अपवाद होते हैं, उनकी बात नहीं की जा सकती, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है नियंत्रण करना होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि पर्यावरण के प्रमुख घटक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पर्यावरण के प्रमुख घटक, शक्तियाँ तथा प्रक्रियाओं का संक्षिप्त वर्णन करना है। पर्यावरण के जो प्रमुख घटक होते हैं, जो शक्तियाँ होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में बताना है। तो पहले हेडिंग आप डाल देंगे पर्यावरण के घटक। इसमें आप लिखेंगे 3 प्रकार के घटक होते हैं। पहला भौतिक घटक, दूसरा जैविक घटक और तीसरा आपका सांस्कृतिक घटक। भौतिक घटक के भी 3 रूप होते हैं, स्थल मंडलीय, दूसरा आपका वायुमंडलीय और तीसरा आपका जलमंडलीय। तो फिर आप हेडिंग डालेंगे भौतिक घटक, इसमें आप डालेंगे 3 हेडिंग। पहला क्या डालेंगे? स्थल मंडलीय। स्थल मंडलीय में आपका उच्चवाचन आ जाता है, ठीक है। स्थलाकृत सूक्ष्म आ जाता है, चट्टान आ जाता है, खनिज आ जाता है, मिट्टी आ जाती है, ठीक है। वायुमंडलीय में आपका सौर ऊर्जा आ जाता है, प्रकाश आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। वायुमंडलीय गैस आ जाता है, वर्षा आ जाती है, आर्द्रता आ जाता है। तीसरा आप डालेंगे जलमंडलीय। इसमें आपका जल का स्वरूप सागरीय जल, ठीक है, धरातलीय जल और उसके बाद भूमिगत जल। तो ये आपके यहाँ पे 3 हो जाते हैं। अब दूसरी हेडिंग जो आप डालेंगे वो डालेंगे जैविकीय घटक। जैविकीय घटक में आप लिखेंगे वनस्पति आती है, जीव जंतु आ जाते हैं, सूक्ष्म जीव आ जाते हैं और मनुष्य आ जाते हैं। तीसरा आपका जो घटक है मेरे प्यारे दोस्त वो क्या है? सांस्कृतिक घटक। इसमें आपका मानवीय भूदृश्य संगठन, संस्थाएं, प्रथाएं, मान्यताएं, विज्ञान, कला आदि सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। चलिए, अब जो आपने पर्यावरण घटक के बारे में पढ़ लिया, वहाँ पे दूसरा चीज़ आपसे पूछा गया था कि पर्यावरण की शक्तियों के बारे में भी आपको बताना है। तो आप डालेंगे पर्यावरण की शक्तियाँ। ये शक्तियाँ कितने प्रकार की मेरे प्यारे दोस्त? कितने प्रकार की? तो 2 प्रकार की आपकी होती हैं। एक आपकी आंतरिक शक्ति होती है, एक बाह्य शक्ति होती है, ठीक है। पर्यावरण की आंतरिक शक्ति के अंतर्गत आपका भू संचलन आ जाता है, ठीक है।
वलन आ जाता है, भ्रंश आ जाता है, पर्वत निर्माण आ जाता है, ज्वालामुखी आता है, भूकंप आ जाता है। ये आपकी आंतरिक शक्ति के बारे में आते हैं, ठीक है, पर्यावरण की आंतरिक शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं बाह्य शक्तियों के बारे में। तो यहाँ पे आपके पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ, पृथ्वी की दैनिक तथा वार्षिक गति, ठीक है, उसके बाद सूर्यताप, फिर भूमंडलीय क्षोभ विक्षोभ, उसके बाद जलमंडलीय विक्षोभ, ये आपके यहाँ पे दो शक्तियाँ आ जाती हैं, ठीक है। चलिए, अब हमने जो है घटक के बारे में बात कर ली, शक्तियों के बारे में बात कर ली, अब हम पर्यावरण की प्रक्रियाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में भी यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पर्यावरण की प्रक्रियाएं। ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक होती हैं, दूसरी मानवीय होती हैं। प्राकृतिक में आपका अपक्षय, अपरदन, ठीक है, परिवहन, उसके बाद निक्षेपण, ये आपके आ जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं दूसरा जो आपका मानवीय प्रक्रिया आ जाती है। इसमें भी मेरे प्यारे दोस्त आपके कुल मिला के कितने 5 प्रकार आ जाते हैं। पहला तो आपका आ जाता है उत्पादन, वितरण, उपभोग। दूसरा आपका आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त कौन सा, ताप संवाहन, ताप विकिरण, वायुमंडलीय गतियाँ। तीसरा आपका आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त क्या, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें ऊर्जा प्रवाह, जल चक्र, भूजैव आ जाता है, ठीक है। चौथा आपका आ जाता है रासायनिक चक्र, और पांचवा आपका आ जाता है जलमंडलीय, या फिर जिसे हम जलमंडलीय तथा गतियाँ, ये आपके 5 यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका यहाँ पे पर्यावरण के एक प्रमुख घटक के बारे में भी जान लिया, प्रमुख शक्तियों के बारे में भी, और प्रमुख प्रक्रियाओं के बारे में भी आराम से आपने जानकारी प्राप्त कर ली, ठीक है। लघु उत्तरीय का आखिरी क्वेश्चन, और वैसे देखें तो 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र, क्या मेरे प्यारे दोस्त पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख प्रकारों का आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जाता है, क्योंकि अध्ययन के उद्देश्य से अध्ययन के उद्देश्यों के अनुसार इनका मूल्यांकन किया जा सकता है। ऐसे आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नवत वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने कितने में, कई सारी चीज़ों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला तो आपका आ जाता है पहला नंबर आ जाता है। इसमें आप क्या कह सकते हैं कि आवास क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। किसके, आवास क्षेत्रों के आधार पर। इसमें भी आपके दो आ जाते हैं, कौन से, एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा आपका आ जाता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। अब प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी का तंत्र है, इसमें भी आपके दो आ जाते हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्गीकरण के बारे में। दूसरा वर्गीकरण जो आपका है क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा वर्गीकरण आपका है मेरे प्यारे दोस्त उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। चौथा आपका जो वर्गीकरण है वो है विकास अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। चौथा जो आपका विकास अवस्था के आधार पर वर्गीकरण है मेरे प्यारे दोस्त, इसके भी 3 रूप है। पहला कौन कौन सा है, प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा अप्रौढ़ पारिस्थितिकी का तंत्र, और तीसरा निष्क्रिय पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। आगे आप कह सकते हैं, संक्षेप में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप दीर्घकालिक, स्थिर और बहुआयामी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता सकते हैं। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को पता है कि जैसे ही यहाँ पर खंड बा वाला सेक्शन समाप्त होता है, वहीं से आपका खंड सा मतलब दीर्घ उत्तरीय वाला सेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसका मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। इसमें आपको केवल 2 प्रश्न करने रहते हैं। प्रत्येक प्रश्नों का जवाब 450 शब्दों में देना रहता है। एक प्रश्न आपका 10.5 नंबर का होता है, तो 2 प्रश्न जब आप कर लेते हैं तो टोटल आपको यहाँ पे 21 नंबर प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, हम प्रश्नों के बारे में देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप यहाँ पे प्रश्न देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खाद्य सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। फिर पूछा गया है, खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करना है, कि खाद्य सुरक्षा के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। वहीं पे 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ग्रीन हाउस गैसें वैश्विक तापन, ठीक है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त, में किस प्रकार सहायक है, ये आपको बताना है। फिर आगे आपको बताना है कि वैश्विक तापन से होने वाले दुष्परिणामों का आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्णन करना है। जो वैश्विक तापन है, इससे कौन कौन से दुष्परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहाँ पे
12 नंबर क्वेश्चन के बारे में तो पूछ रहा है जैव विविधता क्या है, आपको बताना है। इसे कितने भागों में क्या किया जा सकता है मेरे प्यारे दोस्त, बांटा जा सकता है, आपको ये भी बताना है। और साथ ही साथ जैव विविधता संकट के कारणों का आपको यहाँ पे उल्लेख भी करना है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखें तो वो पूछ रहा है कि जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। पहले तो आपको ये बताना है, इसके स्रोत क्या क्या हैं ये बताना है, प्रकार क्या क्या हैं ये बताना है, तथा दुष्प्रभाव क्या क्या हैं इनके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ से आपसे टोटल 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से केवल आपको 2 प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, तो आराम से आप तैयारी कीजिए। 4 तारीख से पेपर है, बेस्ट ऑफ लक पहले से ही। ठीक है, और वीडियोस को देखते रहिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए सर वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।